क्लास इन क्लिक में मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में 3 लेक्चर्स ख़त्म कर लिए हैं। ये चौथा लेक्चर है। एक लेक्चर इसके बाद और आएगा। उस वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो नंबर मैं दूंगा आपको, उससे आप PDF नोट्स मांग सकते हैं या फिर ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो अगर ग्रुप में मैं PDF नोट डालता हूं तो आप तक वो पहुंच जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बाद हम बात करेंगे राजर्षि तुल्य वंश के बारे में, फिर पर्वतद्वारक वंश के बारे में, सरकपुरी वंश के बारे में और सैल वंश के बारे में। तो चलिए क्लास चालू करते हैं। हमने इसके पहले वाकाटक वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पहले गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय वंश भी है, इसलिए भारत के इतिहास में भी इसका विशेष महत्व होता है। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। इस काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ था उसे दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल तथा जो दक्षिण छत्तीसगढ़ था उसे महाकांतार या दंडकारण्य कहा जाता था। गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश या गुप्त काल में छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण अभियान किया था, दक्षिण के राज्यों को विजय के लिए जब उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उनके जो दरबारी कवि हरिसेन थे उन्होंने उनकी प्रशस्ति रचना की थी, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, जिससे हमें उस काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। अन्य जो साक्ष्य हैं वो हैं हमारे प्राप्त सिक्के, जो सिक्के दुर्ग और रायपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ रायगढ़ और राजिम से भी प्राप्त हुए हैं। दुर्ग में बाना बरद याद रखिएगा एक स्थान, दुर्ग में बाना, वहाँ से हमें कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं। रायपुर के पिटाईवल से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि रायपुर के आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है, जो कुमारगुप्त का माना जाता है। यह सिक्का तांबे का है। इसके साथ आपको रायगढ़ के खरसिया में विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है, यह याद रखना है। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। राजिम से 49 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 46 सिक्के कुमारगुप्त के हैं। स्थापत्य के बारे में बात करें तो इस काल के प्रमुख स्थापत्य में ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ पुजारी पाली बरम केला का केवटीन मंदिर भी प्रसिद्ध है। अन्य साक्ष्यों के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं वह हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार इन्होंने छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं, दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन और महाकांतार के राजा, जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ के राजा व्याघ्रराज को परास्त किया था। महेंद्र सेन वाकाटक वंश से संबंधित है, जिनके बारे में हम पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे नल वंश के बारे में आगे। तो नल वंश के शासक व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था, इनकी हत्या की थी और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही महासमुंद कोपरा से समुद्रगुप्त की पत्नी जो रूपा देवी हैं, वो समुद्रगुप्त की पत्नी हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको स्थान याद रखना है, महासमुंद के कोपरा से जो प्रसाधन सामग्री है वह प्राप्त होती है, तो उसे याद रखेंगे। साथ ही साथ कभी यह प्रश्न पूछता है कि इन्होंने दक्षिण अभियान के समय यहाँ के राज्यों को अपने राज्य में शामिल किया या नहीं किया था, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति होती है उसके तहत यहाँ के राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं किया था, बल्कि जो राजा पहले यहाँ शासन करते थे उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया था। अब वे समुद्रगुप्त के अंडर में काम करते थे, उनके नीचे काम करते थे। ठीक है। इसके बाद एक प्रमुख शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। जब हम वाकाटक वंश पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था रुद्रसेन द्वितीय के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। इनका विवाह
रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो वाकाटक वंश से संबंधित थे। इनके 2 पुत्र हुए। इनकी मृत्यु होने के पश्चात, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होने के पश्चात जो कार्यभार था शासन का, वह प्रभावती गुप्त ने ही संभाला था। तो एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पर गुप्त वंश का प्रभाव अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के खरसिया रायगढ़ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था विक्रमादित्य के बारे में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। इसके बाद याद रखेंगे कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के सिक्के आरंग से प्राप्त हुए हैं और रायपुर के पिटई वल से प्राप्त हुए हैं। एक स्थान याद रखिएगा, कुलिया। यहाँ से ब्राह्मी लिपि में एक सिक्का प्राप्त हुआ है। इस कुलिया को याद रखिएगा, यह संबंधित है कुमारगुप्त से। एक अन्य स्थान आता है कुलिया के बारे में जो किसी अन्य राजा से संबंधित होता है, मैं उसे वहाँ पर क्लियर करूँगा। तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कुलिया के बारे में मैंने आपको कुमारगुप्त से संबंधित है बताया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त का एक प्रसिद्ध अभिलेख है एरण अभिलेख, जिसे 510 ईस्वी में बनाया गया था। इस पे सरभ वंशी शासक सरभराज का वर्णन मिलता है। जो सरभराज हैं, यह सरभपुरी वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं सरभपुरी वंश के बारे में। तो सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज को माना जाता है, जिनका वर्णन भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले वंश के बारे में अगर हम बात करें तो वह है राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश की स्थापना 4वीं से 6वीं शताब्दी में हुई, या हम कह सकते हैं इनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी में था। इनकी राजधानी आरंग थी। आरंग से एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है जो भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, इस ताम्रपत्र में इनकी वंशावली 5 शासकों का वर्णन है। इसके संस्थापक सुर या सुरा को माना जाता है। सुरा या सुर को माना जाता है। यह प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश का मतलब है जो केवल इस छत्तीसगढ़ में ही शासन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पहुंच नहीं होती, या जो इनकी जो उत्पत्ति होती है, इन वंश की स्थापना जो होती है वो क्षेत्रीय स्तर पर होती है। ये सरभपुरी वंश तथा शैल वंश के समकालीन थे। ठीक है, इनकी उपाधि राजयोगी मिलती है। ठीक है, ये राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। इस राजयोगी की उपाधि की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुफालेख के राजाधिराज श्री से की जाती है। इस बात को याद रखिएगा, कूट वाले प्रश्न में इनके बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इनकी राज मुद्रा में सिंह का अंकन है। इस वंश से संबंधित एक ताम्रपत्र है, आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है, क्योंकि यह आरंग नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसलिए माना जाता है कि इनकी राजधानी आरंग रही होगी। इसे भीमसेन द्वितीय ने जारी करवाया था। इस पर शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती, यानी कि उनकी वंशावली है, जिस पर वर्णन मिलता है कि उसके संस्थापक सुर या सुरा थे। ठीक है, उसके बाद दायित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ठीक, आपको यह क्रम याद होना चाहिए, कई बार विभिन्न एग्जामों में इसको पूछ चुका है। सुर या सुरा संस्थापक है। चलिए आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। राजर्षि से आप याद रखिए कि जो राज करता है, सुर का अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, या आप शराब भी कह सकते हैं। तो जो राजा होते हैं वो मद में चूर होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज याद रखिए सुर। ठीक, वे अपने दायित्व से या दायित्व से विमुख होते हैं। तो दूसरा याद रखिए, पहला याद रखिए राजा, दूसरा याद रखिए सुर। वे अपने दायित्व या दायित्व से विमुख होते हैं। उनको जो दायित्व याद दिलाता है, रावण को उनका दायित्व किसने याद दिलाया था? विभीषण ने। ठीक है, विभीषण ने दायित्व याद दिलाया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद विभीषण को बाहर निकाल दिया गया था, है ना, राजमहल से रावण ने विभीषण को बाहर निकाल दिया था। तो और किसे बाहर निकाला गया था? पांडवों को। पांडवों में आप एक नाम याद रखिएगा, भीमसेन। ठीक है,
फिर से प्रयास किया गया दायित्व याद दिलाने का, ठीक, फिर से बाहर निकाल दिया गया भीमसेन। ठीक है, तो आप रिलेट करके इस क्रम को याद रखिए कि आपको पहले याद रखना है सुर या सुरा, दूसरा याद रखना है दायित्व प्रथम, उसके बाद विभीषण, विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, दायित्व द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, या फिर भीमसेन द्वितीय एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट याद रखिए कि ये लास्ट में आएगा। इनका आरंग ताम्रपत्र है। इस आरंग ताम्रपत्र में और किन बातों का वर्णन है, तो इसमें वर्णन है भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप्प स्वामी को दोंडा या भट्टपल्ली में स्थित गांव को दान में दिया गया था। तो आपको याद रखना है हरिस्वामी, बप्प स्वामी, दोंडा या भट्टपल्ली और गांव दान में दिया था। इस आरंग ताम्रपत्र को स्वर्ण या सोन नदी के तट से जारी किया गया था। ठीक है, इस आरंग ताम्रपत्र की शुरुआत होती है आमे स्वास्ति स्वर्ण नद्या सर्वसद्राजर्षि तुल्यकुल प्रभवा की तह से। ठीक है, तो इससे आरंग ताम्रपत्र की शुरुआत होती है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इस पर 5 शासकों या 5 पीढ़ियों का वर्णन है, इस बात को याद रखिए। यह प्रथम स्थानीय राजवंश था। कलिंग नरेश खारवेल के वंश से संबंधित माना जाता है क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का, उस पर राजर्षि वंश कुल्य विनस्रित लिखा हुआ है। इन्होंने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया था। इतनी बातें याद रखनी है राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। इसके बाद आते हैं पर्वत द्वारक वंश। इनका नाम पर्वत दान करने की प्रथा के कारण पर्वत द्वारक वंश पड़ा। 5वीं शताब्दी में माना जाता है इनका शासनकाल, जो शासन क्षेत्र है वह देवभोग गरियाबंद के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे और पर्वत दान करने की परंपरा का प्रारंभ किया था। प्रमुख इसमें याद रखिएगा कौतुभेश्वरी देवी, सोमन्यराज और तुष्टिकर। ठीक है, तो ये इनकी माता थी। इनके बीमार हो जाने पर सोमन्यराज ने देवभोग गांव दान में दिया था ताकि यह जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद है राजा तुष्टिकर। इनकी राजधानी तारंबक थी और इनका एक ताम्रपत्र याद रखिएगा, 13 सिंगा ताम्रपत्र। तो 13 तुष्टि याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख देवी है स्तंभेश्वरी देवी, इसको याद रखिएगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पर्वत को जब उठाया जाता है तो उसके सपोर्ट के लिए कुछ स्तंभ लगाए जाएंगे। इससे रिलेट करके याद रखिए। इसके बाद याद रखना है सरबपुरी वंश के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण वंश है। हमने इनके संस्थापक के बारे में पढ़ा। इनका वर्णन एरन अभिलेख में प्राप्त होता है भानुगुप्त के। सरबपुरी वंश की उपाधि परम भागवत थी, यानी कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। इनके राज चिन्ह गज लक्ष्मी है। शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी। अन्य नाम इनका अमरार्य कुल या अमरज कुल भी माना जाता है। प्रमुख राजधानी के बारे में बात करें तो सरबराज ने सरबपुर को अपनी राजधानी बनाई। एक शासक हुए प्रसन्नमात्र, इन्होंने प्रसन्नपुर या मल्हार को अपनी राजधानी बनाई। एक शासक हुए प्रवरराज प्रथम, इन्होंने सिरपुर या श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई। मल्हार का प्राचीन नाम प्रसन्नपुर था और सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था। वैष्णव धर्म को मानते थे। ये पहले वाकाटकों के सामंत थे, फिर उनकी सत्ता कमजोर होने के बाद इन्होंने अपनी स्वयं के राजवंश की स्थापना की। जानकारी स्रोत के बारे में बात करें तो कुरुत ताम्रपत्र से प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है, जो एक शासक नरेंद्र के द्वारा जारी किया गया था। इस पर वर्णन है कि इन्होंने एक ब्राह्मण शंख स्वामी को शासन या सनद लिखकर दिया था। ठीक है, प्रमुख शिल्पियों के बारे में बात करें तो श्रीदत्त, अचल सिंह, ज्येष्ठ सिंह, द्रोण सिंह और गोल सिंह। इसको आप याद रखिएगा, श्रीदत्त, अचल सिंह, ज्येष्ठ सिंह, द्रोण सिंह और गोल सिंह। चलिए अब बात करते हैं वंश क्रम की। इनके प्रमुख ताम्रपत्र और अभिलेख थे, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। प्रारंभ होता है सरबराज से। इन्होंने प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा को महत्व दिया। इस चीज़ से आपको यह याद रखना है। सरबराज के बाद आते हैं नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बाद आते हैं प्रसन्न मात्र द्वितीय।
इसके बाद आते हैं जयराज। जयराज का अन्य नाम मनमात्र या दुर्गराज भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो दुर्ग नगर था वह जयराज के द्वारा बसाया गया था। फिर आते हैं सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघराज। सुदेवराज के बाद आते हैं या सुदेवराज के पुत्र होते हैं प्रवरराज द्वितीय। नरेंद्र सेन के 3 ताम्रपत्र पिपरदुला, कुरुद और रावण या रवान, यह ताम्रपत्र हैं। नरेंद्र सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की और इसके साथ ही इन्होंने खड़गधारा जीत भुवै की उपाधि भी धारण की, जिसका अर्थ होता है तलवार की धार पर जग को जीत लेने वाला। प्रसन्न मात्र के बारे में हमने देखा कि उन्होंने प्रसन्नपुर या मल्हार नगर बसाया, निडला या लीलागर नदी के किनारे। तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडला नदी था। जयराज का अभिलेख प्राप्त होता है कौवाताल अभिलेख, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रवरराज प्रथम का ठाकुर दिया ताम्रपत्र और व्याघराज का मल्हार ताम्रपत्र। इसी मल्हार ताम्रपत्र में इस वंश का अन्य नाम अमरार्य कुल या अमरज कुल भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें तो यहाँ याद रखनी है कि इस वंश का प्राचीन नाम क्या था और दूसरा किस ताम्रपत्र में और किसके ताम्रपत्र में इस बात का वर्णन है। तो व्याघराज के मल्हार ताम्रपत्र में। चलिए कुछ प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं कि उनसे संबंधित किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। पहले हैं सरबराज। ठीक है, तो हमें पता है कि सरबराज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इनकी राजधानी सरबपुर या संबलपुर थी, उड़ीसा के क्षेत्र में। प्रवरसेन प्रथम जो कि वाकाटक वंश से संबंधित हैं के सामंत थे ये। ठीक है, सरबराज जो हैं वो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम के शासक थे। इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए, प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इनका वर्णन भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें भानुगुप्त के सामंत गोपराज का नाना बताया गया है। ठीक है, गोपराज के नाना सरबराज को बताया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सरबराज ने संबलपुर और सिरपुर के क्षेत्रों पर भी शासन किया था। अगला नाम आता है नरेंद्र सेन का। नरेंद्र सेन की 2 उपाधियां आपको ध्यान रखनी है, पहली परम भागवत और दूसरी खड़गधारा जीत भुवै। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनकी मुद्राओं में गजलक्ष्मी का वर्णन मिलता है। इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पीपरदुला, कुरुद और रवान या रावण। पीपरदुला ताम्रपत्र जो कि सारंगढ़ से प्राप्त हुआ है, यह 3रे वर्ष में जारी किया गया था। इसमें वर्णन है कि भोगपति राहुदेव ने नंदपुर भोग में स्थित सरकराप्रद गांव को दान में दिया था। दूसरा है कुरुद ताम्रपत्र जो कि 24वें वर्ष में जारी किया गया था। इससे हमें पता चलता है कि यह अपनी रजत जयंती पूर्ण कर रहे होंगे। इस ताम्रपत्र में वर्णन है कि परम भट्टारक ने चिल्लाडी सीमा भोग में स्थित केशवक नामक गांव भासु स्वामी को दान में दिया था। इसके बाद मल्हार ताम्रपत्र रावा ताम्रपत्र या रावण ताम्रपत्र है। यह तिथि विहीन तथा अधूरा ताम्रपत्र है। इसमें उपाधि मिलती है इनकी परम भागवत की। इनके ताम्रपत्रों में विजय स्कंदवाद कुरुद और खड़गधारा जीत भुवै इनका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं प्रसन्नमात्र की। प्रसन्नमात्र की राजधानी प्रसन्नपुर, वर्तमान मल्हार, निडला नदी या लीलागर नदी के किनारे बसाया गया था। इन्होंने सिक्के जारी किए जो कि गरुण शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के थे, जिन पर पेटिका शिलालिपि का प्रयोग किया गया था। अब इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि किसका प्रयोग या किसका वर्णन निम्नलिखित शासकों के सिक्कों पर नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनका जो साम्राज्य था ये पश्चिम में महाराष्ट्र के चांदा से लेकर पूर्व में ओडिशा के कटक तक विस्तृत था।
जेठानी मंदिर को स्थापत्य माना जाता है जो इनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद है जयराज। जयराज का अन्य नाम मनमात्र या दुर्गराज था। इनकी मुद्रा में गजलक्ष्मी का वर्णन मिलता है। ताम्रपत्र के बारे में बात करें तो आरंग और मल्हार। आरंग ताम्रपत्र में पूर्व राष्ट्र का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इनका जो राज्य था यह दो भागों में बटा हुआ था। एक जो राजा के नियंत्रण में होता था और दूसरे जो सामंतों के नियंत्रण में रहता था। दूसरा ताम्रपत्र है मल्हार। अभिलेख के बारे में बात करें तो कौवा ताल अभिलेख है, जिसमें वर्णन मिलता है कि इन्होंने दुर्ग नामक नगर को बसाया था। एक अभिलेख देवरानी या जयेश्वर भट्टारक मंदिर में मिलता है, जिस पर इसके निर्माण का वर्णन मिलता है। इनके ही शासनकाल में सरबपुरी राजवंश का जो शासन था वह मल्हार के पश्चिम क्षेत्र तक हुआ था। इन्होंने राजग्राम नामक गांव को विष्णु स्वामी ब्राह्मण को दान में दिया था। इनके 3 पुत्र हुए, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। अगर सुदेवराज के बारे में बात करें तो इनके 8 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जो प्रमुख रायपुर, सरबपुर और सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। इस पर तिथि का उल्लेख है, वर्ष का उल्लेख है, लेखक का उल्लेख है तथा शासकों का उल्लेख मिलता है। इनकी राजधानी मल्हार थी। उपराजधानी के बारे में बात करें तो वह सिरपुर थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सुदेवराज एक इम्पॉर्टेंट शासक हैं जिनसे प्रश्न भी बनते हैं। सुदेवराज की 2 राजधानियाँ थी, पहली मल्हार और दूसरी सिरपुर। इनके शासनकाल में भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था। हमने जस्ट अभी भीमसेन द्वितीय के बारे में पढ़ा है, किस वंश से संबंधित है और उनके बारे में किन बातों को याद रखना है, रिकॉल करने के प्रयास कीजिए। देखिए, मुझे 2 बातें याद आ रही हैं। पहला कि ये राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित है और दूसरा यह उस वंश के अंतिम शासक थे तथा इन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया था। अब अगर मैं आरंग ताम्रपत्र के बारे में बात करूं तो इसमें किन किन बातों का वर्णन है, जैसे कि शासकों का वर्णन है, गांव को दान में देने का वर्णन है। इन बातों को आपको रिकॉल करना है समय समय पर। भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया जिसमें ये पराजित हुए। इसको पराजय करने में प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। इनका जो विवाह था यह लोक प्रकाशा से हुआ था। सॉरी, लोक प्रकाशा इस वंश की एक प्रमुख महिला थी। इसका संबंध इस वंश से क्लियर नहीं है कि यह किसकी बहन थी या किसकी पुत्री थी। इस वंश से संबंधित एक महिला आपको याद रखना है, लोक प्रकाशा। इनका विवाह भरतबल नामक व्यक्ति से हुआ था। इसी भरतबल को इंद्रबल भी कहा जाता है, जिन्होंने सोमवंश या पांडु वंश की नींव रखी। इस भरतबल के बाद यह वंश भरतबल का वंश, ध्यान दीजिएगा, सोमवंश 2 भागों में बट गया, जिसकी एक शाखा सूरबल के द्वारा, जिन्हें मैकल का सोमवंश कहा गया, और दूसरी शाखा उदयन द्वारा, जिन्हें सिरपुर का पांडु वंश कहा गया, में विभाजित हो गई। इसी पांडु वंश के एक शासक थे इंद्रबल, जिन्होंने पांडु वंश की नींव रखी। ठीक। एक अन्य वर्णन यह मिलता है कि इन्होंने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकाराधिकर्ता, 5 उपाधियां होती थी, जैसे समाधिगताशेष, महासंधि विग्रहक, इस तरीके की 5 उपाधियां प्रदान की थी इंद्रबल नामक व्यक्ति को। तो यह याद रखिएगा कि इन्होंने क्या मतलब है मेरा, सुदेवराज ने या महासुदेवराज ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकाराधिकर्ता, सर्वाधिकरणधिकृत या फिर दूतक नियुक्त किया गया था। दूतक का अर्थ होता है विदेश मंत्री। ठीक है। महासंधि विग्रह का मतलब भी होता है विदेश मंत्री, जिसका वर्णन कौवा ताल अभिलेख धमतरी के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है क्योंकि जानकारियों का अभाव है, लेकिन प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि इनकी एक प्रमुख महिला थी इस वंश में, लोक प्रकाशा। लोक प्रकाशा का विवाह भरतबल नामक व्यक्ति से हुआ था। इसी भरतबल को इंद्रबल भी कहा जाता था, जो कि सोमवंश से संबंधित है। इस सोमवंश का जो विभाजन था वो 2 भागों में बटा, मैकल का सोमवंश और सिरपुर का
पांडु वंश जो संबंधित है सोमवंश से ही, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस पांडु वंश की नींव उदयन ने रखी थी, हालांकि इनके वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को माना जाता है। ठीक है, अब एक अलग बात याद रखना, इसको सेपरेट याद रखिएगा कि कौवा ताल अभिलेख में वर्णन मिलता है कि सुदेव राज ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकाराधिकर्ता नियुक्त किया था। अब ये जो इंद्रबल है वो इस इंद्रबल के बारे में बात हो रही है या इस भरत बल के बारे में बात हो रही है, यह क्लियर नहीं है। हालांकि ज़्यादातर संभावनाएं यह बनती हैं कि इस भरत बल के बारे में बात हो रही होगी, क्योंकि यह संबंधी हैं इसके। ठीक है, यानी कि रिश्तेदार हैं, यानी बहन से या पुत्री से विवाह किया है तो उस शख्स को इम्पोर्टेंट देनी पड़ती है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सुदेवराज ने अपने राज्य का बंटवारा किया 3 हिस्सों में। महानदी के उत्तर का क्षेत्र दिया गया व्याघराज को और दक्षिण का क्षेत्र दिया गया प्रवरराज प्रथम को, और जो मुख्य धारा थी या मुख्य शाखा थी उसके इंद्रबल को प्रदान किया गया। ठीक है, अब इंद्रबल को प्रदान किया गया तो प्रवरराज प्रथम जो थे, जिन्हें महानदी के दक्षिण की शाखा प्राप्त हुई थी, उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर आक्रमण किया और इंद्रबल को परास्त किया, जिस पर व्याघराज ने इनकी सहायता की थी। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रवरराज प्रथम के बारे में। इनकी राजधानी सिरपुर थी। महानदी के दक्षिण का भूभाग पर शासन था। 2 ताम्रपत्र याद रखिएगा, ठाकुर दिया ताम्रपत्र और मल्हार ताम्रपत्र। इन्होंने इंद्रबल या सूरबल को परास्त कर पुनः शासन प्राप्त किया। एक चीज़ और, इंद्रबल बोला जाए या सूरबल बोला जाए या भरत बल बोला जाए, आपको इन तीनों को एक ही व्यक्ति मानकर चलना है। देखिए इतिहास में क्या हुआ था मुझे नहीं पता, आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इन तीनों को एक ही मानकर चलिए। 3 जगह अलग अलग नाम मिलते हैं लेकिन बातें एक ही कही गई हैं इन सभी में। व्याघराज के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनकी उपाधि भट्टारक थी तथा इनकी राजधानी मल्हार और प्रसन्नपुर, या आप कह सकते हैं मल्हार का ही प्राचीन नाम प्रसन्नपुर था। इनका ताम्रपत्र मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त होता है, जिस पर अमरार्य कुल या अमरज कुल का वर्णन है, जो इसी वंश का अन्य नाम भी है। यह ताम्रपत्र किलाशीर्ष अक्षरों में है। अंतिम शासक हैं प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम को अंतिम शासक माना जाता है। सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने इसकी हत्या की और पांडु वंश की नींव रखी। तो आपको इंद्रबल के साथ भरत बल भी याद रखना है और सूरबल भी याद रखना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। तो जिस तरीके से वर्तमान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद जिला, जिला के बाद तहसील, तहसील के बाद विकास खंड, विकास खंड के बाद ग्राम, है ना, इस तरीके से बटा हुआ है। उसी प्रकार की उस समय राज्य व्यवस्था थी जिसमें सबसे पहले राज्य आता था। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा गया है और अक्सर गलत होता है क्योंकि हम राष्ट्र को पहले लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप या तो रट लीजिए राज्य, राष्ट्र, भोग, युक्ति या भुक्ति, आहार, ग्राम, जैसे मैंने याद किया है, मैंने इस सीक्वेंस को रट लिया है, राज्य, राष्ट्र, भोग, भुक्ति, आहार, ग्राम। ठीक है, वैसे ही आप भी याद रखिएगा। राज्य का प्रमुख राजा होता था। राष्ट्र संभाग को राष्ट्र कहा जाता था। हाँ, हमारी एक इकाई संभाग भी होती है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा, जो जिला के पहले आती है। भोग, भोग का प्रमुख भोगपति कहलाता था। भोग के बाद भुक्ति आता था और भुक्ति के बाद आहार आता था। आहार के बाद ग्राम आता था, ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई थी। भोगपति को राजा की अनुमति से ग्राम देने का अधिकार प्राप्त था। ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को संरक्षण या महत्व देते थे। पूर्वी राष्ट्र का उपयोग किया गया था, जिससे यह पता चलता है कि इनका साम्राज्य 2 भागों में बटा हुआ था। प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करें तो सर्वाधिकारीकर्ता, प्रतिहार, हरपग्राहक, चाट, भाट, सामंत, दूतक, कार्णिक और महादेवी। इतनी बातों को याद रखना है। आज एक अंतिम वंश के बारे में और पढ़ते हैं, जो कि है शैल वंश। शैल वंश का अन्य नाम सूर्यवंशी भी मिलता है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी में शासन करते थे। इन्हें सरकपुरी वंश के समकालीन माना जाता है।
इनकी उपाधि महाराजाधिराज व परमेश्वर थी। जानकारी स्रोत के बारे में बात करें तो राघोली ताम्रपत्र जो दुर्ग और बालाघाट के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है उस पर वर्णन मिलता है। प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो 5 शासकों का नाम आपको क्रम में याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी चीज़ों को तो मैंने नहीं देखा पूछते हुए। श्रीदत्त, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। ठीक है, याद करने के लिए आप सबसे पहले श्रीवर्धन याद रखेंगे, बीच में पृथ्वी को जोड़ देंगे तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन। फिर पृथ्वी पर किसी की जय की जाती है तो जयवर्धन। ठीक है, उसके बाद पुनः श्रीवर्धन द्वितीय, पृथ्वी को हटा देना है, जयवर्धन को याद रखना है। ठीक है, श्रीवर्धन ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, एक इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा जयवर्धन ने विंध्य क्षेत्र को जीता था, और जो रघोली ताम्रपत्र हमने बात की वह जयवर्धन का ही था। इतनी बातें आज की क्लास में। अगली क्लास में हमारा प्रयास यह रहेगा कि प्राचीन भारत को समाप्त कर दिया जाए। जैसे ही प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसी समय आपको नंबर दूंगा और ग्रुप का लिंक जिसमें आप ऐड हो सकते हैं वह भी उसी समय बताऊंगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, मैं फिर बता दूं कि किन किन के पीडीएफ दिए जा चुके हैं। तो पहला है हमारा जल प्रदूषण अधिनियम, दूसरा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनके पीडीएफ प्रोवाइड किए जा चुके हैं। एक छत्तीसगढ़ मैप से संबंधित है, उसके पीडीएफ भी दिए जा चुके हैं। और नहीं, उसके पीडीएफ नहीं दिए गए हैं, उसके पीडीएफ नहीं बने मतलब उससे। और इसके पीडीएफ आपको कल मिल जाएंगे, कल एक वीडियो आएगी। अभी वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको वीडियो पूरी मिलेगी और कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।